नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन भी कुछ ऐसा ही गांठ वाली जोड़ है। इसमें तनाव अभी से दिखाई देना शुरू हो गया, हालांकि 2 महीने पहले ही गठबंधन की घोषणा हुई थी। भाजपा और अन्ना द्रमुक के संबंध एक सार कभी नहीं रहे हैं। बहुत पीछे अगर न भी जाएं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, तब तमिलनाडु में तब जयललिता जीवित थीं और उन्होंने अलायंस नहीं किया बीजेपी के साथ, मोदी से निजी दोस्ती के बावजूद, और अपनी पब्लिक रैली में पूछती थी कि आपको मोदी चाहिए या ये लेडी चाहिए। उसके बाद 2016 में जयललिता का निधन हो गया और अन्ना द्रमुक की जो पार्टी बची हुई थी उसमें बहुत सारे मतभेद पैदा हो गए, कई गुट बन गए और वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय, चूँकि देश में सरकार बन चुकी थी भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो इसलिए वो निर्भर होती गई भारतीय जनता पार्टी पर। झगड़े जो है सुलझते सुलझते आखिर में अदालत के दखल से तय हुआ कि पार्टी किसके पास रहेगी। तो ई पलनीस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी पर अब उनका कब्जा है। पनीर सेल्वम जो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो दावेदार थे पार्टी के, महासचिव का पद होता है, अध्यक्ष पद नहीं होता, उसके वो उनको एक तरह से क्या पार्टी से निकाल दिया गया और वो हाशिए पर चले गए। तो अन्ना द्रमुक का मतलब इस समय है ई पलनीस्वामी। उन्हीं से गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। ई पलनीस्वामी और के अन्नामलाई जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये दोनों एक ही समाज से आते हैं, दोनों गाउडर समाज से आते हैं और दोनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो ई पलनीस्वामी को लगता है कि अन्नामलाई उभरते हुए नेता हैं, वो हमारा जनाधार खा सकते हैं, इसलिए दोनों में पटती नहीं। दूसरा कारण है कि अन्नामलाई का मानना है कि एआईडीएमके के साथ रहकर पार्टी का नुकसान होगा, उसका विकास रुकेगा। लोकसभा चुनाव में सीट कोई नहीं जीती बीजेपी, लेकिन पहली बार 1952 के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में 11% वोट मिले। और के अन्नामलाई का जो रास्ता है थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा मजबूत रास्ता है, लेकिन पार्टी को लगा कि इस समय गठबंधन की ज़रूरत है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए, खासतौर से 2029 की बात करें उसको दृष्टि में रखते हुए, और उससे पहले 2026 में विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से हटाना चाहती है। और डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए भाजपा और डीएमके की सीधी लड़ाई होगी तो डीएमके हमेशा जीतेगी, कम से कम वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीतिक दृश्य है उसमें यही कहा जाएगा। तो बीजेपी के अकेले डीएमके से लड़कर जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे गठबंधन की ज़रूरत है। और तमिलनाडु में नंबर 2 की पार्टी अन्ना द्रमुक है, इसलिए बीजेपी नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व है, उनको लगा कि अन्ना द्रमुक से समझौता होना चाहिए। तो उसकी समझौते की पहली कीमत बीजेपी ने ये चुकाई कि के अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और नैनार नागेंद्रन को, जो कुछ साल पहले अन्ना द्रमुक से ही आए थे भाजपा में, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उनसे ई पलनीस्वामी की बातचीत ठीक ठाक है, तो ये लगा कि जो है ये गठबंधन ठीक चलेगा। लेकिन इस गठबंधन में शुरू से ही समस्या थी। अन्ना द्रमुक को लगता है कि ज़्यादा नज़दीक जाने पर बीजेपी के उसका नुकसान हो सकता है। अभी 2 घटनाएं ऐसी हो गई जिससे समस्या ये और बढ़ गई। एक घटना ये हुई, कोयम्बटूर में एक सम्मेलन हुआ। आपको पता है कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक समारोह हुआ जिसमें अन्ना द्रमुक के भी नेता आए। और वहाँ जो है जिस तरह से अन्ना द्रमुक और भाजपा और संघ के नेता थे, उससे चर्चा शुरू हुई। इस कार्यक्रम में के अन्नामलाई भी मौजूद थे, लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ दूसरे समारोह से जो मदुरई में हुआ। वो भगवान मुरुगन के जो अनुयायी हैं, भगवान मुरुगन वहाँ दक्षिण में कहा जाता है भगवान कार्तिकेय को, जो हम लोग भगवान कार्तिकेय के रूप में जानते हैं,
उनको दक्षिण में भगवान मुरुगन कहा जाता है। तो सम्मेलन उसका था। उसमें एक वीडियो दिखाया गया जिसमें पेरियार और अन्ना दुरई की आलोचना की गई थी या उनका मजाक उड़ाया गया था। और ये हुआ जब मंच पर अन्ना द्रमुक के नेता मौजूद थे। इस पर सीधे हमला बोला डीएमके ने। उसके बाद लगातार जो है अन्ना द्रमुक को सफाई देनी पड़ी कि भाई हम अपना जो द्रविडियन रूट्स हैं, द्रविडियन पॉलिटिक्स जो हमारी है, उसकी जड़ों से हटने को तैयार नहीं है। हम किसी तरह का समझौता इस मुद्दे पर करने को तैयार नहीं है। बीजेपी से कहा कि अगर ये वीडियो न दिखाया गया होता तो अच्छा होता, लेकिन इस वीडियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। लेकिन समस्या तो शुरू हो गई है क्योंकि अब सीटों के बंटवारे की बात होने वाली है। तो सीटों के बंटवारे में ये माना जा रहा है, जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं उनका मानना है कि अगर बीजेपी, अन्ना द्रमुक, पीएमके और डीएमडीके ये चारों मिलकर अगर चुनाव लड़ें तो वो डीएमके को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि कोशिश जो है अन्ना द्रमुक और बीजेपी दोनों की है कि जो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं विजय, जिनकी पार्टी है टीवी के, नई पार्टी उन्होंने बनाई है, कि वो भी इस अलायंस में शामिल हो जाए। लेकिन अभी उन्होंने इसका कोई संकेत नहीं दिया है। वो जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अभी तक कि वो इस गठबंधन से और डीएमके गठबंधन दोनों से समान दूरी बनाकर रखेंगे। फिर आखिर में क्या फैसला करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अभी बात बीजेपी और अन्ना द्रमुक की है। तो अन्ना द्रमुक के जो डिप्टी लीडर अपोजिशन हैं उदय कुमार, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आलोचना इस बात पर हो रही है कि हिंदू मुन्नानी का समारोह था। तमिलनाडु में हिंदू मुन्नानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अनुषांगिक संगठन है। तो सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या अन्ना द्रमुक हिंदुत्व की ओर झुक रही है। अन्ना द्रमुक ये छवि बनना चुनाव से पहले अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए विरोध कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो मेरी नज़र में राजनीतिक रूप से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, गठबंधन की घोषणा हो गई। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम ई पलनीस्वामी जो अन्ना द्रमुक के नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा का और गठबंधन की सरकार बनेगी। बाद में ई पलनीस्वामी और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने स्पष्ट किया कि हम चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बहुमत आ जाता है गठबंधन को तब भी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि आपने एक गठबंधन बनाया, उसमें उस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो जो गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। तो फिर सवाल है किसके साथ सरकार बनाएंगे। दूसरा जो नई कंट्रोवर्सी हुई है वो के अन्नामलाई के बयान से हुई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 2026 में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी राज्य में। इससे अन्ना द्रमुक के लोग और ज़्यादा बिदक गए हैं। और जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं जो तमिलनाडु की राजनीति पर नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। बीजेपी को मालूम है कि वो सीधे डीएमके से लड़ाई में जीत नहीं सकती। उसको जीतने के लिए अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा और जनाधार बढ़ाने के लिए उसके पास सबसे अच्छा तरीका है कि वो अन्ना द्रमुक को धीरे धीरे खा जाए, यानी अन्ना द्रमुक का जनाधार हथिया ले। तो बीजेपी से खतरा द्रमुक को नहीं अन्ना द्रमुक को है, इन लोगों का ऐसा मानना है। और अन्ना द्रमुक में भी बहुत से लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर बीजेपी का साथ दिया तो बीजेपी हमसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अभी तक उभरी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे। कई इलाकों में मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से चेन्नई में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएमके का शासन रहने के बाद भी हमेशा ये होता रहा है कि अन्ना द्रमुक चेन्नई में अच्छा करती रही है। इस बार अन्ना द्रमुक से बेहतर किया है बीजेपी ने। ये खतरे की घंटी है अन्ना द्रमुक के लिए। और उनके सामने समस्या ये है कि जयललिता के निधन के बाद से उनकी पार्टी बिखराव का शिकार है। ई पलनीस्वामी के हाथ में पार्टी आ तो गई है, लेकिन वो उस तरह का उनका न तो प्रभाव है और न जनाधार है जैसा जयललिता का था। तो और ये चुनाव उनके लिए एक तरह से अन्ना द्रमुक के लिए भी पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। 2026 में अगर सत्ता में नहीं आए तो अन्ना द्रमुक के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तमिलनाडु की राजनीति में ये संदेश चला जाएगा
कि अब अन्ना द्रमुक को चैलेंज करने की, चुनौती देने की, उसको हराने की स्थिति में नहीं है, तो लोगों को विकल्प की तलाश करनी चाहिए। विकल्प के रूप में लोगों के सामने सबसे बड़ा जो दल मौजूद है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव को दृष्टि में रखकर अपनी रणनीति बनाए या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखकर अपनी रणनीति बनाए। यही फर्क है भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और के अन्नामलाई की सोच में। के अन्नामलाई का सोचना है कि अपने बूते अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। अन्ना द्रमुक का जनाधार लिए बिना भाजपा तमिलनाडु में अब और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तमिलनाडु में जो युवा वर्ग है वो के अन्नामलाई को भविष्य के नेता के रूप में देख रहा है। ये बीजेपी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। के अन्नामलाई पर किसी तरह का आरोप नहीं है, अभी वो युवा हैं और विचारधारा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है उनकी बातों से, उनके काम से दिखाई नहीं देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए के अन्नामलाई से बेहतर तमिलनाडु में कोई नेता नहीं है। तो अब सवाल ये है कि के अन्नामलाई जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या भाजपा उस रास्ते पर जाएगी? खास तौर से जिस तरह से ई पलनीस्वामी उनके साथियों के बयान आ रहे हैं, वो गठबंधन में भी हैं और बीजेपी से अपने को दूर भी दिखाना चाहते हैं। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते कि आप गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज़ करें, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन अन्ना द्रमुक जो है तलवार की धार पर चलने की कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि उसकी लड़ाई सीधी द्रमुक से होती हुई दिखे, बीजेपी साथ रहे, लेकिन बीजेपी का साथ वो ले रही है ये दिखाई न दे। ये बहुत मुश्किल है, राजनीति में ऐसा होता नहीं, सबको सब कुछ दिखाई देता है। तो अब जो गठबंधन की स्थिति है उसमें पहली लड़ाई या कहें निर्णायक लड़ाई जो है, चुनाव से पहले की लड़ाई, वो है सीटों के बंटवारे में। बीजेपी ज़्यादा सीटें चाहती है। वो चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है और अन्ना द्रमुक का घटता जनाधार, इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए सीटों का बंटवारा हो। बीजेपी सीट शेयर में ज़्यादा सीटें चाहती है। अन्ना द्रमुक को मालूम है कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें दे दी तो फिर बीजेपी को बढ़ने से रोक नहीं सकते, और तमिलनाडु में बीजेपी बढ़ेगी तो फिर कह रहा हूँ अन्ना द्रमुक की कीमत पर ही बढ़ेगी। उसका पहला पायदान जो है वो है अन्ना द्रमुक का जनाधार लेना और उसके बाद डीएमके को चुनौती देना। ये दोस्ती में दुश्मनी, दुश्मनी में दोस्ती का ये जो खेल चल रहा है बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच में, अगर चुनाव से पहले सुलझा नहीं तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। और चुनाव से पहले कोई निर्णायक जो है स्थिति आ जाएगी या तालमेल ऐसा बैठ जाएगा कि दोनों मिलकर साथ कैंपेन करें, साथ चुनाव लड़ते हुए पूरी तरह से दूध और पानी की तरह घुल मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे, इसकी उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। अन्ना द्रमुक को बराबर जो है वो बीजेपी से खतरा नज़र आ रहा है। तो अब उसके सामने समस्या है कि डीएमके से लड़े कि बीजेपी से लड़े। अभी उसके पास बीजेपी से लड़ने का समय नहीं है और डीएमके से लड़ाई में वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। डीएमके से वो लड़ तभी सकती है जब मैंने जो बताया कि अन्ना द्रमुक, बीजेपी, पीएमके, डीएमडीके, ये चारों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। और अगर इसमें विजय शामिल हो जाते हैं अपनी टीवीके पार्टी को लेकर, तो ये बहुत ही मजबूत गठबंधन होगा जो डीएमके को सत्ता से बाहर करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये सब स्थितियां मुझे लगता है कि अगले ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीनों में स्पष्ट हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।